नमस्कार। एक हमने कल सर्वनाम के इससे गत प्रकरण के अंदर या गत वीडियो के अंदर हमने 4 प्रकार के सर्वनामों के भेदों को जानने का प्रयास किया। मैंने सबसे पहले आपको सर्वनाम की परिभाषा, उसके भेद, भेदों के नाम और विशेषकर 4 भेदों के बारे में पूर्ण तरीके से बताया। सबसे पहले हमने पुरुषवाचक पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने निश्चयवाचक पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने अनिश्चयवाचक पढ़ा और हमने संबंध भी पढ़ा। मैंने निश्चय के बारे में भी बताया, मैंने अनिश्चय के बारे में भी बताया, मैंने आपको संबंध के बारे में भी बताया और उनमें किस प्रकार के शब्दों के सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम भी बताने का प्रयास किया और उनके उदाहरण भी दिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। जब हमने 4 प्रकार के सर्वनामों को पूरी तरीके से अध्ययन कर लिया है, अब अगले जो 2 और प्रकार के हैं उन सर्वनामों को भी जानेंगे और इसके अलावा जो अतिरिक्त प्रकार का सर्वनाम से संबंधित जो भी शेष बचेगा उसका भी हम अध्ययन करेंगे। मैं आज आपको इसी प्रकरण को बिना लंबित करते हुए आगे की ओर ले जा रहा हूं। आज हम 5वां पढ़ेंगे सर्वनाम का भेद, जिसका नाम है प्रश्नवाचक। क्या नाम है? प्रश्नवाचक। अब देखना, मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि हर सर्वनाम के भीतर परिभाषा समाई हुई है। नाम के अंदर ही परिभाषा है। देखिए परिभाषा में लिखा है मैंने, प्रश्न करने के लिए, क्या लिखा है? प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को, प्रश्न जिस शब्द से भी प्रश्न किया जाता है, प्रश्न करने वाले शब्दों, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले जो सर्वनाम शब्दों को, जो सर्वनाम शब्द हैं उनको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे प्रश्न उत्पन्न होता है उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें ज़्यादा कोई दुविधा नहीं है, लेकिन आप उदाहरण देखेंगे प्रश्न किस प्रकार के किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह 2 जगह लगता है। वैसे बहुत जगह प्रश्नवाचक के शब्दों का प्रयोग है, लेकिन विशेषकर 2 शब्द हम विशेषकर प्रयोग करेंगे, क्या और कौन। क्या और कौन। अब देखना, इसमें सर्वनाम का प्रयोग मैंने एक उदाहरण के रूप में बताया। कौन आया था, क्या है? प्रश्नवाचक किया जा रहा है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। और कौन आया था, यहाँ इस प्रकार का जो भी वाक्य दिया होगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द का पद परिचय कीजिए, जैसे कौन शब्द के बारे में पूछेंगे तो यहाँ कौन के अंदर क्या है? सर्वनाम है। और किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्योंकि कौन पीछे प्रश्नवाचक दिया होता है, इसलिए हमें इसकी तो पहचान आराम से हो जाएगी। जिस भी प्रकार के वाक्य के अंदर कोई भी प्रकार का प्रश्न किया जाता है और जहां प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द का प्रयोग होगा वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। उसी प्रकार दूसरा है क्या। मैंने 2 ही शब्द बताए थे, कौन और क्या। क्या, देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पर भी क्या का प्रयोग हुआ है। वह क्या कर रहा था, वह क्या कर रहा था। यहाँ जो क्या शब्द है और आखिर के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका मतलब इस वाक्य को पढ़कर भी हमें पता लग गया है कि इसमें भी प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। एक बार पुनः सुनना, जिस भी प्रकार के शब्दों में प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आखिर के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। ये 2 शब्द हैं, क्या और कौन। कौन और क्या, जैसे भी आप देखना चाहो, दोनों के एक-एक उदाहरण देकर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब इससे अगला आखिरी जो लास्ट भेद है, जिसका नाम है निजवाचक। क्या है? निजवाचक। अब देखना, एक छोटी सी बात है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। निज का मतलब था आप, निज का शाब्दिक अर्थ है आप, यानी स्वयं के द्वारा कोई भी कार्य किया गया हो। आदरणीय सूचक शब्दों का प्रयोग आप में होगा, वो मध्य में जाएगा और वो पुरुषवाचक में चला जाएगा। अगर कोई व्यक्ति स्वयं के लिए कोई प्रयोग करता है, ये काम मैं आप ही करूंगा, ये काम आप ही करना, किसी भी प्रकार में इस प्रकार के आप शब्द का प्रयोग होता है तो वहीं निजवाचक होता है। देखना, ये अपने आप या स्वयं के लिए, थोड़ी परिभाषा देखना, अपने आप स्वयं के लिए
प्रयुक्त होता है। मैंने पहले ही बता दिया, अपने आप या स्वयं के लिए जो प्रयुक्त होता है, अतः वहां किस प्रकार का होगा, निजवाचक सर्वनाम है। और निजवाचक सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है आप। क्या है, आप। ध्यान देना, आप शब्द का प्रयोग मध्य पुरुष में भी होता है, लेकिन वो आदर सूचक व्यक्तियों के लिए, आदरणीय व्यक्तियों के लिए, लेकिन यहाँ आप अपने स्वयं के लिए आया। जब कोई भी व्यक्ति स्वयं के लिए आपका प्रयोग करता है तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा। निज यानी स्वयं के लिए, निज यानी आपके लिए। इस प्रकार उसका जो क्या है, आप नाम का होगा, वो किस में चला जाएगा, निज में चला जाएगा। ये वाक्य को देखकर ही पता लग जाएगा कि ये क्या है। थोड़ा सा देखिए इसके अंदर भी। अब उदाहरण दिया मैंने, यह कार्य में आप ही कर लूंगा। ये देखना, यहाँ आप शब्द का प्रयोग हुआ। ये किसके लिए आया, आप अपने स्वयं के लिए आया। इस प्रकार के जो भी वाक्य होंगे, आपको रेखा के शब्द पूछेंगे तो वहां पर आपको पुरुषवाचक सर्वनाम न करके किस में जाना पड़ेगा, आपको निजवाचक में जाना पड़ेगा। और ये स्वयं के लिए आता है। अब थोड़ा इसमें ध्यान रखने वाली बात है जो मैंने लिखी है। ध्यान रहे कि यहाँ प्रयुक्त आप स्वयं के लिए, यहाँ जो प्रयुक्त शब्द आप हुआ है उसके लिए प्रयुक्त है स्वयं के लिए, जो कि पुरुषवाचक मध्य पुरुष आदरणीय सर्वनाम आपसे अलग है। मैंने पहले बता दिया, जो आदरणीय शब्द मध्य पुरुष में जाता आप, उससे थोड़ा भिन्न है। इस कारण ये आप निज में चला जाएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इतनी एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो स्वयं के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला आप शब्द है वो निज में जाएगा। कोई भी आदर सूचक है, आप आइए, आप पधारिए, इस प्रकार हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों के लिए जब इस शब्द का प्रयोग करते हैं, विशेषकर आदरणीय शब्दों के लिए, जो पूजनीय शब्द हैं, जो किसी विशेष प्रकार के शब्द हैं, वहां पर अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो वो किस में चला जाता है, वो चला जाएगा आपका मध्य पुरुष, पुरुषवाचक में चला जाएगा और मध्य पुरुष में चला जाएगा। इसलिए ये आपको ये भी समझ में आया होगा। थोड़ा इसमें ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। अब देखना, इसके बाद मैं कुछ और चीज बता रहा हूं, ध्यान देना। कुछ शब्द हैं, दो शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो भी संयुक्त शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन या उनको शब्द समूह का कह सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द समूह हैं जो सर्वनाम का काम करते हैं, वो भी हमें देखेंगे कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो शब्द समूह सर्वनाम का काम करते हैं। उसमें पहला उदाहरण दिया मैंने, कुछ ना कुछ। देखिए यानी का कभी कभी कुछ शब्द समूह भी सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। कुछ न कुछ ये शब्द समूह है, ये भी सर्वनाम का काम करते हैं। कोई ना कोई, ये भी सर्वनाम का काम करते हैं, शब्द समूह है। सब कुछ, ये भी शब्द समूह है, ये सर्वनाम का काम करते हैं। हर कोई, ये भी किस में जाते हैं, सर्वनाम में जाते हैं। कुछ भी, ये भी शब्द समूह किस में जाता है, सर्वनाम में जाता है। कुछ ये शब्द भी सर्वनाम में गिने जाते हैं। इस प्रकार इन संयुक्त समूह शब्दों को भी सर्वनाम में गिना जाता है और ये सर्वनाम में ही प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद अब देखना, जब सारे सर्वनाम का हमें ज्ञान हो गया, जब सारे सर्वनाम का ज्ञान होने के बाद हम वापस एक छोटी सी प्रकार की बात का पुनः ज्ञान करेंगे। और वो हम इस प्रकार देखेंगे कि मैंने एक छोटी सी सारणी बनाई कि किस प्रकार सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अलग अलग प्रकार से हुआ है और उन सर्वनामों का क्या रूप है, किस प्रकार के रूप में इनको प्रयुक्त किया गया है, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। मैंने सबसे पहले आपको सर्वनाम का भेद बताया था, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बताया था, पुरुषवाचक सर्वनाम बताया। पुरुषवाचक सर्वनाम में को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा था, मैंने पहले ही बता दिया था। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा भी बताई थी, लेकिन इसके अंदर जब 3 भागों में बांटा है, पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्य पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। तो मैंने बताया कि हम बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हमने उत्तम पुरुष के अंदर, किसके अंदर, उत्तम पुरुष के अंदर माना गया। और मैंने कहा मध्य पुरुष के अंदर ते से संबंधित या तू से संबंधित जितने भी प्रकार के शब्द हैं वो सारे के सारे मध्य में चले गए। जैसे 2 उदाहरण मैंने देख के बताए, तू और तुम। आप शब्द, मैंने आपने और आपको ये 2 शब्द बताए थे, ये मध्य पुरुष में है। आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी आप है और निजवाचक में भी लास्ट में आप लिखा हुआ है। ये समस्या उत्पन्न करेगा कि हम दोनों में से कौन से आपको क्या समझे। तो मैंने आपका इस प्रश्न का भी हल करने का प्रयास किया। मैंने कहा
कि जब स्वयं के लिए आपका प्रयोग होता है, ये मैं आप ही काम करूंगा, ये आप ही के द्वारा, जब स्वयं के द्वारा आपका प्रयोग किया जाता है तो वो चला जाता है निज में। और कोई आदर सूचक शब्द होता है वो किस में चला जाता है, वो चला जाएगा मध्य पुरुष में। कोई भी आदरणीय सूचक शब्द है वो चला जाएगा आप किसमें, मध्य पुरुष में। इसी प्रकार मैंने बताया अन्य पुरुष, अन्य पुरुष के अंदर भी देखिए मैंने कहा वह, यह, वे, उनको, इन्होंने, ये सारे शब्द किस में चले गए, अन्य पुरुष में चले गए। तो ये इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्दों की ये पहचान है जो मैंने विशेष प्रकार से यहाँ दर्शाने का प्रयास किया है। फिर उसके बाद में आता है निश्चयवाचक। ध्यान देना, निश्चयवाचक में मैंने पहले बता दिया था कि कोई भी बात निश्चित है, मैंने बताया था ना, बात कोई भी निश्चित है। निश्चित का मतलब ये होता है कि वहां कोई ना कोई जिसकी बात कर रहे हैं वहां वो चीज मौजूद है, लेकिन कितनी संख्या में है, कितने अंकों में है, उसका हमें ज्ञान नहीं होता, लेकिन ये बात निश्चित हो जाती है। जब निश्चयवाचक में भी हम दो प्रकार की बात करेंगे, एक होती है निकटवर्ती और एक होती है दूरवर्ती। जो मैंने उदाहरण के माध्यम से समझाया, मैंने कहा यह है और ये दो शब्द से लगकर कोई भी वाक्य बनेगा, वो नजदीक की बात को दर्शाएगा। किसकी बात को दर्शाएगा, नजदीक की बात को दर्शाएगा। और दूरवर्ती, दूरवर्ती का मतलब होता है दूर से, वे मेज, वे आदमी आ रहे हैं, वो उनके आदमी है। तो इस प्रकार जो शब्दों का प्रयोग होगा वो किसमें चले जाएंगे, दूरवर्ती में चले जाएंगे। तो निकटवर्ती और दूरवर्ती के लिए इन शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया जो निश्चयवाचक में है। फिर आता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में भी देखना दो चीजें हैं, एक है प्राणी बोधक, दूसरी है वस्तु बोधक। अब ध्यान देना, थोड़ा इसको समझना है। प्राणी का मतलब होता है कोई भी सजीव और वस्तु का मतलब होता है कोई भी निर्जीव। जब कोई भी प्राणी यानी सजीव व्यक्ति है, जब भी इस प्रकार अनिश्चयवाचक, मैंने कल ही बताया था कि कोई जा रहा है, अब कोई कौन जा रहा है, ये सजीव के लिए बात की जा रही है। जाने का मतलब गतिशील है, जब गतिशील का मतलब होता है वो सजीव है। और वहां कुछ पड़ा है, अब कुछ पड़ा है इसका मतलब कोई निर्जीव चीज पड़ी होगी। तो जब प्राणी बोधक है तो इसमें एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोई शब्द है वो अनिश्चयवाचक है जिसमें संज्ञा का पता नहीं रहता है, निश्चित किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। लेकिन वस्तुबोधक, वस्तुबोधक में भी ये भी किसी प्रकार का क्या है, निर्जीव वस्तु है और वहां पर उसका भी ज्ञान नहीं होता है, वहां कुछ पड़ा है। इस प्रकार इस शब्द का प्रयोग किया गया तो वो भी किसमें चला गया, अनिश्चयवाचक में चला गया। इसी प्रकार जो मैंने संबंध बताया, मैंने कहा जो और सो, दो सर्वनामों के बीच में संबंध बताने का प्रयास करता है। ये जो चिन्ह है ये किसके चिन्ह में जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम के चिन्हों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार प्रश्नवाचक, आज हमने प्रश्नवाचक और वैसे विशेषकर निजवाचक तो पढ़ा ही था। तो मैंने बताया कि प्रश्नवाचक में भी दो चीजें होती है, एक प्राणी बोधक होती है। जब भी कोई भी प्राणी का हम कहेंगे या प्राणी के बारे में कोई भी प्रश्न किया जाएगा तो वहां कौन से किया जाता है। और जब कोई भी प्रकार की वस्तु यानी निर्जीव चीज होगी उसके लिए कोई भी प्रश्न किया जाएगा तो क्या से किया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्राणी के लिए कौन का प्रयोग होता है और वस्तु के लिए क्या का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने बताया था, कौन आया था, यानी कौन आया था, यानी आने वाला व्यक्ति गतिशील है, इसका मतलब कोई ना कोई प्रकार का प्राणी है या सजीव व्यक्ति है, उसके लिए प्रयोग हुआ। वह क्या कह रहा था, वह क्या कह रहा था, यहाँ पर भी वैसे देखा जाए तो ये किसी वस्तु की बात हो रही है लेकिन ये किसी व्यक्ति की भी बात हो रही है। लेकिन विशेषकर ध्यान रखना है कि क्या हमेशा वस्तु और निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग में लिया जाता है। उसी प्रकार लास्ट है निजवाचक। मैंने कहा आप शब्द का प्रयोग मध्य पुरुष में भी होता है और आपका निजवाचक में भी होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ आपका प्रयोग निज के लिए हुआ, हमें कैसे पता चलेगा कि आपका प्रयोग मध्य के लिए हुआ। मैं कह रहा हूँ कि जब स्वयं के लिए कोई भी काम किया जाता है तो वो किस में चला जाएगा, वो आप में चला जाएगा, वो आप हमेशा निज में होगा। निज का मतलब होता है स्वयं के द्वारा किया गया कार्य। जब स्वयं के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है वहां आपका प्रयोग होता है तो वो सर्वनाम किस में चला जाएगा, निजवाचक में चला जाएगा। अगर कोई आदर सूचक शब्द है, आदरणीय कोई शब्द है और उसमें अगर आप शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो किस में चला जाएगा, वो पुरुषवाचक में चला जाएगा और पुरुष के भी मध्य पुरुष में चला जाएगा। इस प्रकार सर्वनाम का जितना भी वर्गीकरण होना था वो आज हमने इस प्रकरण के अंदर देखने का प्रयास किया है। इस प्रकार हम समझ चुके हैं कि सर्वनाम के 6 भेद। अभी केवल आपका सर्वनाम जो प्रकरण था, सर्वनाम के बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली है। अब इसके बाद जो अगला प्रकरण हमारा बनेगा, जब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे तो वो हम पढ़ेंगे सर्वनाम का पद परिचय। इनका भी पद परिचय कैसा होता है, जैसे संज्ञा का पद परिचय क्या वैसा का वैसा ही सर्वनाम का पद परिचय होगा। लेकिन ये कब होगा, ये तभी होगा जब हम सारे सर्वनामों की
क्या जानेंगे? तह तक जाकर उनकी परिभाषाओं को जानेंगे, उनके भेद उपभेद, उनके नियमों को जानने का प्रयास करेंगे, तभी जाकर हमारा सर्वनाम रूपी प्रकरण हल होगा। एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, ये प्रकरण केवल 10वीं 12वीं 11वीं के लिए नहीं है, रीट की तैयारी करने वाले उनके बच्चों के लिए भी है। और विशेषकर जितने भी प्रकार के, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रतियोगी जितने भी प्रकार की परीक्षाएं होती है उसी तरीके से व्याकरण का अध्ययन करवाया जाता है। इसलिए प्रयास करें कि इस वाक्य को या इस प्रकार के श्यामपट्ट पर किए गए कार्य को और या इस प्रकार के वीडियो को बार बार सुनने से भी आपके बहुत सारी चीजें जीवन में सरल हो जाएगी। इसलिए मैं एक बार पुनः आपके लिए ये जो प्रकरण लेकर आया हूँ आज, सर्वनाम रूपी प्रकरण अपना पूर्ण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।